हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल। आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल मेहमान, क्योंकि उन्होंने लीडरशिप की परिभाषा ही बदल दी है। उन्होंने चीज़ें शुरुआत की है और आज के डेट में वो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो लाइमलाइट में वो लाना नहीं चाह रहे हैं। आज हमारे साथ है डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी। तो आज सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। सो हेलो सर, कैसे हैं आप? नमस्कार। ठीक सर, हूँ, वेलकम बढ़िया। टू आवर पॉडकास्ट चैनल। आज आप हम आपसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ, कह सकते हैं, लेकिन अनुभव पर भारी पड़ता है कई बार नई टेक्नोलॉजी जो अच्छा। आप लोगों के पास है। अच्छा। तो ये सब शुरुआत इसी से करते हैं। मतलब आपका इस पे क्या राय है अनुभव और टेक्नोलॉजी को लेके? मेरा ये कहना है कि अनुभव सिर्फ सफ़ेदी से नहीं होता कि बालों में सफ़ेदी आ गई तो अनुभव आ गया। यदि 10 साल का बच्चा कंप्यूटर पे एक्सपर्ट है तो वो 70 साल के अनुभवी व्यक्ति से ज़्यादा अनुभवी कहलाता है, करेक्ट। क्योंकि उसको कंप्यूटर का जो नॉलेज है वो उसको नहीं है। करेक्ट। ये डिफरेंस तो इसमें मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस और नॉलेज दोनों का रेशियो बैलेंस होना जरूरी है। बहुत जरूरी है। खाली एक्सपीरियंस कभी कभी नॉलेज को फेल कर जाता है, एंड Correct. उल्टा खाली नॉलेज खाली एक्सपीरियंस नॉलेज को फेल कर जाता Fail है। कर दोनों चीज का बैलेंस दोनों का बैलेंस होना चाहिए। ओके। सो आपकी ये जो जर्नी की शुरुआत है, जो स्कूल स्टडीज है या जो ग्रेजुएशन पार्ट है, वो आपने कहाँ से की और कैसे की? रायपुर से मेरी प्राइमरी शिक्षा हुई आर.के. सिंधी विद्या मंदिर से। उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैंने ग्रेजुएशन मतलब मैंने हायर सेकेंडरी की, और उसके बाद मैंने डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में रायगढ़ के किरोड़ीमल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से किया। बहुत खूब, बहुत जी। खूब। तो वो करने का कारण, मतलब प्लान क्या था आपका इस पे? एक्चुअली उस वक्त हमारे यहाँ परिवार में किसी ने भी हायर एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया था, और मैं पहला मतलब ऐसा व्यक्ति था जिसको हायर एजुकेशन की तरफ जाना था। और उस वक्त मुझे लगा कि मैं मैथ्स में बड़े अच्छे, मेरे पावरफुल मार्क्स रहते हैं सदैव, तो मैं मतलब मैथ्स से लेकर के इंजीनियरिंग करूं। और पहली वो उस वक्त पीईटी एग्ज़ाम हुई थी जिसमें पीपीटी भी इंक्लूड थी, अच्छा। और उसमें मेरा मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा एडमिशन पॉलिटेक्निक के लिए हुआ, तो फिर मैंने दोबारा प्रयास नहीं किया, पॉलिटेक्निक ज्वाइन की मैंने। बहुत खूब, बहुत। तो जैसे आपने कहा कि आपको पढ़ाई का बहुत शौक था, तो आफ्टर योर स्टडीज आपने जॉब करने का कभी नहीं सोचा? हाँ, मैं अपने परिवार में उस वक्त बड़ा बेटा था, और बाबूजी के कार्यों में हाथ बटाना मुझे ज़रूरी लगा, इसलिए मैंने जॉब की नहीं सोच करके, और मैंने सोचा मैंने खुद अपना व्यवसाय चालू करना है। पहले तो हमारा एक कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा था, तो उस कॉम्प्लेक्स में मैंने अपनी पढ़ाई का जो उपयोग हो सकता था किया, और उसके बाद फिर मैं बिजनेस में आया। ओके। और बिजनेस में आया तो एक नए ही बिजनेस को मैंने चुना, क्योंकि सदैव मुझे चुनौतियां स्वीकार करना मतलब बड़ा अच्छा लगता है। ओके, क्या था सर ये एग्जैक्टली बिजनेस में क्या था, क्या वर्किंग? ये हमारे पूरे खानदान में किसी ने भी टायरों का व्यवसाय नहीं किया था। ये किसका? टायरों का, टायर एंड ट्यूब्स, अच्छा। जो ओके। ऑटोमोटिव हाँ जी, हाँ जी। टायर एंड ट्यूब्स हैं, हाँ। इसका कभी व्यवसाय नहीं किया था। हम लोग बेसिकली ग्रेन व्यवसाय से आते हैं, और बाबूजी की दाल मिल थी, ग्रेन का व्यवसाय था, लेकिन मैंने ये एक नई फील्ड चुनी, और बड़ा अच्छा सफ़र रहा। संक्षिप्त में तो मैं इतना कहूँ कि उस पीरियड में एक जैसे ओमनी के पैच आते हैं, वैसे टीवीएस कंपनी के पैच आते थे, उसके डिस्ट्रीब्यूटर से मैंने काम चालू किया छत्तीसगढ़ का। तो उस प्रोडक्ट को कोई नहीं जानता था, तो एक एक पंचर दुकान वालों के पास जाकर के मैंने उनको उस प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेशन देकर के भी सिखाया है, और लगभग 200 किलोमीटर एक ही दिन के अंदर में मैंने टू व्हीलर के साथ मतलब मार्केटिंग के लिए घूमा है। बहुत खूब, बहुत। तो इसमें आपके बाबूजी का क्या कहना था कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश बिजनेस है, वो छोड़ के आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं? बाबूजी का ये कहना था कि आप इंडस्ट्री में जाओ, अच्छा। आप इंडस्ट्री लगाओ, परंतु मुझे ऐसा लगता था कि शायद इंडस्ट्री के लिए मैं फिट नहीं हूँ, तो मैंने ट्रेडिंग बिजनेस चुना। ओके। और जैसा मैंने कहा, चुनौतियां मुझे पसंद है, तो मैंने मतलब चुनौतियों का सदैव सामना किया। इसमें सबसे बड़ी चुनौती जो आपने गो थ्रू की थी, वो क्या थी? सबसे पहला तो था व्यवसाय चालू करना। व्यवसाय चालू करने के बाद में जो मुझे एक अनुभव लेना था इंजीनियरिंग लाइन से भी, तो मैंने अपनी पहचान को गुप्त रखते हुए मैंने अपने 2-3 ऐसी साइट्स हैं जहां पर मैंने मतलब 700 और 800 रुपए के पे मैंने नौकरी भी की। अच्छा। और नौकरी करते हुए मैंने उस जॉब को सीखा, और लगभग साल भर तक उस जॉब को सीखने के बाद फिर मैं इंजीनियरिंग में और अपने आप को परफेक्ट महसूस कर रहा था। लेकिन लाइन मेरी चेंज हुई, और मैंने ये टायर ट्यूब लाइन में चला गया, तो ठेकेदारी लाइन। ओके। ओके, बहुत खूब। तो अभी जैसे आप, यू आर अ पर्सन विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस,
आज के डेट पे आपके पास इतना सारा अनुभव है और आप अनुभव से इतना बने हैं, तो आज के डेट पे आपके पिताश्री, माताश्री एंड आपकी जो वाइफ थी, इनसे आपने क्या-क्या अनुभव लिया और अपनी ज़िंदगी में उसे डाला? देखिए, प्रेरणा स्रोत तो सदैव माँ-बाप होते हैं, क्योंकि वाइफ बहुत बाद में आती है, वाइफ सपोर्टर होती है, आपके हर अच्छे कार्यों में आपका साथ देती है। तो मुझे अपनी धर्मपत्नी का भरपूर साथ मिला, लेकिन प्रेरणा सदैव मुझे अपने बाबूजी से मिली। ओके। माताजी तो प्योरली एक हाउसवाइफ ही रही, हाउसवाइफ या गृहिणी कहना चाहिए, जिसका पूरा परिवार ऋणी होता है। हुँ, हम जनरली मतलब अंग्रेजी में उसको हाउसवाइफ कह करके बहुत गलत प्रोनाउंस करते हैं उन्हें। करेक्ट। इसलिए आजकल वर्ड आया हाउस मेकर। हाउस वो हाउस को जोड़ के रखती है, घर को जोड़ के Correct, रखती है। correct. यस। तो वो मतलब माताजी एक आज भी मैं मतलब जब सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ता हूँ, जाता हूँ, तो लोग ये कहते हैं मैंने आपकी माता जी के हाथ का खाना खाया हुआ है, ओहो! और क्या उस वक्त मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है। बहुत खूब, बहुत। तो अभी सर एग्जैक्टली आफ्टर ये जो टायर ट्यूब का था, उसके जी। बाद ये जो लीडरशिप की तरफ आप आए या युवा मंच में आप जब घुसे और 2006 का जो कन्वेंशन सेंटर था, जी। उसमें एग्जैक्टली क्या हुआ ऐसा जो सारी चीज बदल गई? देखिए, लीडरशिप तो बाई बर्थ आ जाती है, और जब मैं 84-85 में जब फाइनल ईयर में था, उस पीरियड में रायगढ़ में एक जन आंदोलन का मुझे नेतृत्व करने का मौका मिला। वो जन आंदोलन था, मंडल कमीशन की जो कुछ रिपोर्ट्स आई थी जिसको लागू करने वाले थे, और अर्जुन सिंह की गवर्नमेंट थी। तो उस वक्त हम जनरल कैटेगरी के लोगों को लगा कि यदि आरक्षण को हम प्रमुखता देंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो योग्य व्यक्ति है उसको कम चांस मिलेंगे, और चूंकि हम लोग ऑलरेडी मतलब इसी फील्ड में थे तो इस बात को बखूबी समझते थे, इसलिए हमने उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट्स का विरोध किया, और विरोध में हमने लंबा आंदोलन किया। लंबे आंदोलन में महीनों तक आंदोलन चला, 3-4 दिन तक रायगढ़ में कर्फ्यू भी लगा। तो ये सब चीज़ों की वजह से मतलब मुझे लीडरशिप तो शुरुआत हो चुकी थी, अब सामाजिक क्षेत्र में कदम रखना था। तो 1990 में जब मैंने व्यापार चालू किया, उसी वक्त मुझे ऐसा लगा मारवाड़ी मंच भी ज्वाइन करना हुआ। तो जब मारवाड़ी मंच ये अखिल भारतीय स्तर की संस्था है, लोगों की सेवा करना इसका प्रमुख ध्येय रहा, समाज के बंधुओं को एक रखना, समाज के बंधुओं को जोड़कर चलना, तो मुझे इसकी थीम बहुत अच्छी लगी। तो मैं तो इसको अपनी पेरेंट्स बॉडी मानता हूँ, आज भी मानता हूँ, क्योंकि मुझे जो भी सीखने और समझने का मौका मिला इसी अखिल भारतीय मारवाड़ी मंच के माध्यम से मिला। 90 में मैं अपने दोस्तों के साथ एक मीटिंग में गया था, जहाँ पे मारवाड़ी मंच के कुछ बंधु मीटिंग कर रहे थे। मुझे मालूम नहीं था कि उनके मन में क्या है, लेकिन उसी मीटिंग में उन लोगों ने मुझे सर्वप्रथम अध्यक्ष बना दिया, और अध्यक्ष बनने के बाद वो सफ़र जो था मेरा आज तक कम नहीं हुआ है। जब मैं व्यापार के लिए बाहर जाता था तो व्यापार करते करते, मार्केटिंग करते करते मैं संगठन के लोगों से, युवा मंच के सदस्यों से मिलता था, नए नई शाखाओं का गठन करता था, और इस प्रकार से वो सफ़र मेरा लगातार सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्र में 1990 से ही प्रारंभ हो गया। ओके, बहुत खूब। अच्छा, मुझे बताइए सर कि जैसे आपने बोला कि आपको लीडरशिप स्किल्स स्टार्टिंग से थी और शौक भी था ये चीज़ों का, जी। तो कभी पॉलिटिक्स में जाने का आपने क्यों नहीं सोचा? बाबूजी, जैसे मैंने कहा कि मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, बाबूजी भी सदैव से सामाजिक क्षेत्र में अग्रणी रहे, इसलिए मतलब मुझे कभी भी पॉलिटिक्स अच्छी नहीं लगी। अच्छा। और जब कभी कोई पॉलिटिक्स सामाजिक क्षेत्र में होती थी तो वो मुझे बड़ी अप्रिय लगती थी। तो वो एक शुरू से नेचर लग गया कि किसी के साथ राजनीति करना, किसी को मतलब गिराना, किसी को उठाना, ये इस तरीके का कार्य मुझे अपने जीवन में नहीं करना। ओहो, अच्छी बात है। तो आपने कभी भी डिसाइड नहीं किया कि आपको पॉलिटिक्स जाने का नहीं, प्लान है इस कभी पे? नहीं। अच्छा, इसके बाद सर आपके बहुत सारे इम्पैक्टफुल बहुत सारे डिसीजंस थे या स्टार्टअप आइडियाज थे, जैसे कि बैटरी कार हो गया, सांझा चूल्हा हो गया, अभी ABCD करके अभी अभी आपने कुछ जी। चालू किया, तो इन सब के पीछे का क्या कहानी है, सब मुझे जानना चाहेंगे। चूंकि सामाजिक क्षेत्र में काम करते करते मन में सदैव एक भाव रहा कि हम कुछ नया करें, नया भी ऐसा करें जो लोगों को लाभ पहुंचाए। जैसे मेरे बेटे का जन्म हुआ 1993 में, तो उसका जो जन्म के बाद जो पार्टी होती थी, उस पार्टी में हमने एक निर्णय लिया कि हमारा परिवार कभी भी लिफाफों का लेन देन नहीं करेगा। लेन देन से तात्पर्य लेगा नहीं, जहाँ जहाँ देने की जरूरत होगी वो जरूर देगा। तो उसके हमने जो पार्टी रखी, उस पार्टी में हमने किसी से भी कोई गिफ्ट स्वीकार नहीं किया। क्या बात है। हाथ जोड़ करके विनती की उनसे कि ये गिफ्ट आप देना हो तो आप किसी गरीब को दीजिए, आपको गिफ्ट देना है तो किसी अच्छे सेवा के कार्य में लगाइए। और वहाँ पर हमने एक उदाहरण प्रस्तुत किया उनके जन्मदिन पर कि हम एक ट्राइसिकल एक विकलांग को बुला करके देंगे, और लोगों से भी अपील की
कि आप लोगों को ट्राइसिकल देना, जो विकलांग हैं उनको ट्राइसिकल देना चालू करें। तो ये शुरुआत हुई, सैकड़ों की तादाद में लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया और ट्राइसिकल बटी। उसके बाद में हमने मतलब जो छोटे मेरे ब्रदर की शादी जब हुई, उस शादी में भी हमने एक निर्णय लिया कि हम दिन में फेरे कराएंगे और लड़कियों का शादी विवाह में नाचना के लिए मतलब एक संगीत संध्या का जो आयोजन होता है वहाँ पे परिवार की लड़कियां बहुएं नाचें, लेकिन सड़कों पर वो ना नाचें, ऐसा एक प्रण लिया। ओके। और बैंड बाजे के साथ जो सड़कों पर नाचने की प्रथा है उसको भी हमने अपने छोटे भाई की शादी से बंद किया। अच्छा। वो हमारे परिवार में अभी भी चालू है। इसी प्रकार से जब लोगों की सराहना मिलती थी कि आपने एक अच्छा निर्णय लिया, अच्छा कार्य करा, तो लोगों को एक हमारे ऊपर भी एक चैलेंज होता था कि आप कुछ नया और दें। जब कुछ नया और दें तो फिर मैं एक बार मम्मी के, मेरे माता जी को पार्किंसन और डिमेंशिया ऐसी इस तरीके की बीमारियों ने जब पकड़ लिया तो किसी ने सलाह दी कि वेल्लोर में अच्छा इलाज होता है, वेल्लोर लेके जाएं। तो मैं माता जी को लेके वेल्लोर गया। चेन्नई रेलवे स्टेशन पे माता जी बहुत धीरे धीरे चल रही थी, तो किसी ने बोला, पैसेंजर ने, दूसरे सहयात्री ने, कि आप माता जी को लेके कहीं बेंच पे बैठ जाइए, एक बैटरी कार आएगी। मुझे समझ नहीं पाया ये बैटरी कार क्या होती है, गोल्फ कार तो सुना था, लेकिन एक गोल्फ कार आई और वो कार ने माता जी को बैठाया और बैठा करके रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार तक, जहाँ मुझे जाना था, वहाँ तक लेके गई। बस उसी वक्त मन में ये निश्चय हुआ कि मुझे भी रायपुर में ऐसी एक बैटरी कार चालू करनी है। ये शायद 2012-13 के आसपास की बात है। मैं रायपुर आया और देखिए, जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल आती है। बहुत खूब। मुझे रेलवे से समाचार मिला नायडू साहब का। नायडू साहब उस वक्त सीनियर डीसीएम हुआ करते थे रायपुर रेलवे में। बोले, हम आपको हमारी रेलवे सलाहकार बोर्ड DRUCC मेंबर जो होती है उसमें हम आपको लेना चाहते हैं। ठीक है। मुझे लगा कि ये प्रभु की मतलब इच्छा है कि मेरे मन की जो सोची हुई राह यहाँ से पूरी होगी। मैंने ज्वाइन किया। पहली मीटिंग में मैंने अपना प्रस्ताव रखा कि हम यहाँ पे एक बैटरी कार लाना चाहते हैं। DRM साहब बहुत खुश हुए और तत्काल पूरी बैठक में मतलब ये प्रस्ताव पारित हुआ और लगभग 1 महीने के बाद ही हमने वो बैटरी कार लाई और ला करके इसको रायपुर रेलवे स्टेशन को लोकार्पित कर दिया। बहुत खूब। और जब ये पहली बैटरी कार लोकार्पित हुई तो कहते हैं कि लोगों को अच्छी योजनाएं बहुत जल्दी भाती है। एक पांडे परिवार की एक बुजुर्ग महिला, वो जयपुर जा रही थी और उन्होंने इस बैटरी कार की सेवाएं ली। उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने अपने परिवार से कहा कि मैं जीवित रहूं न रहूं, लेकिन मतलब अपने को एक बैटरी कार इस मारवाड़ी मुझको और दे रही है। ओहो, क्या और बात, खूब। एक दिन उनका टेलीफोन आया, अविनाश जी उनके मतलब बेटे हैं, उनका टेलीफोन आया अविनाश जी का। बोले, अशोक जी आप आइए, आप लोगों को हमको एक कुछ बात करनी है। हम उनके पास मिलने गए। उन्होंने तत्काल 4 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए, उस जमाने में बहुत होते थे, बिल्कुल। उन्होंने निकाल करके दिए और कहा कि आप जो है, ये शायद 2015-16 के आसपास की बात है, दूसरी बैटरी कार की न्यू जो रखी। समझ गया। तो उन्होंने पैसे निकाल के दिए। बोले, आप इससे मतलब जो है एक नई बैटरी कार और ले आइए। हमारी माता जी की अंतिम इच्छा थी, जयपुर जाने के बाद वो एक्सपायर हो गई। ओके। तो मतलब परिवार ने माँ का मतलब रिगार्ड किया और हमने भी उनका रिगार्ड रखते हुए दूसरी तत्काल 2015 में दूसरी बैटरी कार लेके आए। और इस प्रकार से पिछले 10-12-15 सालों से हमारी दोनों बैटरी कार लगातार रायपुर रेलवे स्टेशन में निःशुल्क सेवाएं देती है। चाहे कोई विकलांग हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो, चाहे कोई बीमार हो, वो हमारी सेवाओं को निःशुल्क ले सकता है। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत ही अच्छा डायरेक्शन था जहाँ आपने इस चीज को लाया। और बाकी सब में क्या वर्किंग थी फिर? फिर उसके बाद मतलब लगातार कभी कुछ न कुछ चलते रहा। जैसे एक विषय आया कि हम भगवान क्यों माने अग्रसेन जी को, क्योंकि अग्रवाल समाज के लोग हैं, इनको महाराजा अग्रसेन के रूप में, छत्री के रूप में देखे गए। तो 2002 में जब राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई तो मैंने अपना विजन प्रस्तुत किया, एक प्रस्ताव रखा मैंने, क्योंकि ये महाभारत काल के अंदर में श्री कृष्ण जी के सानिध्य में इन्होंने युद्ध लड़ा था कौरवों के विरुद्ध, पांडवों की तरफ से। और अग्रसेन जी अपने पिताजी के साथ गए थे और जहाँ पे अग्रसेन जी के पिता वल्लभ सेन जी की मृत्यु हो गई थी। तो एक तो वो श्री कृष्ण जी के समकालीन थे और दूसरी बात उन्होंने इतने बड़े अग्रकुल की स्थापना की। तो यदि हम मान लो कोई भी धार्मिक ग्रंथों में कई जगह उनका उल्लेख है कि वो इसके अवतार थे या मान लो भगवान के अवतार थे, लेकिन यदि हम उसको उस बात को न भी ध्यान दें तो भी वो हमारे सबसे बड़े पितृदेव हैं। जब हम अपने पितरों की पूजा करते हैं, माँ बाप की पूजा करते हैं, तो ये तो हमारे सबसे बड़े अग्रकुल पितामह हैं अपने, तो इनको हम भगवान के स्वरूप में क्यों ना पूजें। बिल्कुल। और यदि भगवान के स्वरूप में इनको पूजने से युवा पीढ़ी आकर्षित होती है, धीरे धीरे इनके सिद्धांतों का अनुसरण करती है, तो मुझे कहीं कोई लगता नहीं है कि इस काम को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तो इस प्रस्ताव को भी राष्ट्रीय कार्य समिति ने ग्रहण किया और ग्रहण करके पूरे देश में इसको लागू किया।
आज हर जगह मतलब अग्रसेन जी के मंदिर बन रहे हैं, अग्रसेन जी को भगवान के रूप में पूजा जा रहा है। और एक्चुअली भगवान हम जिनको मानते हैं, हम एक्चुअली उनके आदर्शों को मानते हैं। भगवान के स्वरूप को पूजने का तात्पर्य यही होता है कि भगवान के जो आदर्श हैं, यदि उन्होंने सत्य की पूजा की है या उन्होंने आदर्शों का निर्माण किया है तो हम उनको पूजें, उनको माने। ये पूजने की प्रक्रिया ही मतलब उनको भगवान कहलाती है। बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। मतलब आज भगवान को लेके जो आपने ये लाइन कही है, वो कहीं न कहीं एक डायरेक्शन मेरी बदल रही है ये सुनते हुए, कि भगवान वो नहीं है जिसको हम समझते हैं। भगवान वो है जो उनकी आदर्श होते हैं, जी। जो उनके स्किल्स होते हैं, जो उनके कोर होते हैं, वो चीज़ डिफाइन करते हैं कि कौन भगवान है। जैसे मैं कहूँ कि रामचंद्र जी ने मतलब एक आदर्शवाद की स्थापना की थी। हर जगह उनके आदर्श दिखते थे। मतलब उन आदर्शों की स्थापना करने के लिए उन्होंने झूठे आरोप पर भी सीता जी का परित्याग किया था। बिल्कुल। तो ये आदर्श स्थापित करने की प्रक्रिया थी। और जहाँ कृष्ण जी की बारी आती है तो वहाँ पर उन्होंने आदर्शों के साथ साथ मतलब यदि आतताइयों को मारना है, यदि मान लो बुराइयों का नाश करना है, तो उन्होंने बुराइयों का नाश करने के लिए बुराइयों का सहारा भी लिया, बिल्कुल। लेकिन उसको भी आदर्शवादी तरीके से लिया। बिल्कुल। रामचंद्र जी ने कभी बुराइयों का नाश करने के लिए बुराइयों का सहारा आदर्शवादी तरीके से नहीं लिया, उन्होंने नए आदर्श स्थापित किए। लेकिन श्री कृष्ण जी ने बुराइयों का नाश करने के लिए बुराइयों का सहारा लिया और आदर्शवादी तरीके से लिया, बिल्कुल। ताकि उसके लिए एक कोई ये ना कह सके कि श्री कृष्ण जी ने मतलब जो है बुराइयां की, उनमें उसके आदर्श भी उसमें साथ में छुपे हुए थे। ओके। तो ये दोनों मतलब समय के साथ एक जोड़ है और उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हमारे अग्रसेन जी ने भी मान लिया जाए पूरे अग्रवाल परोपकार की मतलब परिभाषा रखी। अहिंसा के प्रथम प्रवर्तक कहलाते हैं, समाजवाद के प्रथम प्रवर्तक कहलाते हैं। समाजवाद से मैं आज की युवा पीढ़ी को खास तौर पर ये बताना चाहता हूँ कि समाजवाद जिसकी बात हम आज करते ही ऐसा नहीं था। अग्रसेन जी के राज्य अग्रोहा में समाजवाद का प्रकार इस प्रकार से था कि यदि कोई भी बंधु अग्रोहा में आकर के बसना चाहता है तो वहां अग्रोहा का लगभग 1 लाख परिवार था। वो हर परिवार के व्यक्ति उसको 1 ईंट और 1 रुपए प्रदान करते थे ताकि वो तत्काल अपना मकान का निर्माण कर ले, और उस 1 लाख रुपए से जो राशि उसकी मकान के निर्माण में खर्च होने से बचती थी उस राशि से वो अपना व्यापार प्रारंभ कर ले और वो उनके साथ सबके साथ बराबरी पर आ जाए। बहुत खूब। ये समाजवाद था। आज का जो समाजवाद है वो सिर्फ कुर्सी पाने का समाजवाद है, उसका मैं कतई समर्थन नहीं करता हूं। लेकिन लोहिया जी, राम मनोहर लोहिया जी ने अग्रसेन जी के सिद्धांतों का सही ढंग से मतलब जो है पूरे राष्ट्र की राजनीति में आगे बढ़ाया था। लेकिन आज धीरे धीरे वो राजनीति क्षीण होती जा रही है, उसका क्षरण होता जा रहा है। बात करना चाहता हूं मैं साझा चूल्हा की, ABCD की। ये नई नई योजनाएं, मंगल परिणय की ये योजनाएं कैसे आई? मैंने बताया कि जैसे हमेशा एक मेरे ऊपर में एक दबाव रहता था, मानसिक, अपने स्वयं का दबाव। स्वयं का दबाव इस प्रकार का कि मुझे कुछ नई चीज समाज को देनी है। तब हमने मतलब मंगल परिणय का कॉन्सेप्ट रखा। मंगल परिणय लोग हम देखते थे कि लोग अपने बच्चों के विवाह के लिए इधर उधर भटकते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, तब कहीं जाकर के उनको एक योग्य विवाह मिलता है। परिचय सम्मेलन करते हैं, उसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं लेकिन रिजल्ट कम आता है। करेक्ट। तो हमने कहा कि कम खर्च के अंदर में ज्यादा मतलब रिजल्ट कैसे दिया जाए। तो हमने एक मतलब व्हाट्सएप उसी का प्रचलन हुआ था और व्हाट्सएप पे हमने मतलब इसके ग्रुप निर्माण करने चालू किए। 15 ग्रुप अभी हमारे पास चलते हैं, जिसमें डॉक्टरों का भी ग्रुप है, चार्टेड अकाउंटेंट का भी ग्रुप है, विदेशों से जो युवक युवतियां विदेशों में रहते हैं और उनको शादी करनी है उनका भी ग्रुप है। और इस प्रकार के हमने 15 ग्रुपों के माध्यम से लगभग 5000 लोगों को, परिवारों को इस ग्रुप के अंदर में जोड़ रखा है। लगातार हम उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। हमारी पूरी एक सशक्त टीम है जो कोरबा से शोभा केडिया जी उस टीम की प्रमुख हैं और उनके साथ और भी लोग हैं। ये लोग इसको लगातार संचालित करते हैं। बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि इसके माध्यम से बगैर 1 रुपए खर्च किए 700 से ज्यादा संबंध हम लोगों ने इसमें तय करा चुके हैं। क्या बात है। और सिर्फ युवक युवतियों के संबंध नहीं कराते हैं, इसमें हम उनका भी ध्यान रखते हैं। जैसे एक ग्रुप है हमारा, उसका नाम है फिर से बजेगी शहनाई। क्या बात है। तो जो फिर से बजेगी शहनाई में आप देखेंगे कि मतलब छुपा हुआ है कि उनकी दोबारा शादी, दोबारा उनके जीवन में कैसे खुशियां लाए। ओके। तो कुछ परिवार ऐसे होते हैं, कुछ युवक युवतियां ऐसे होते हैं जैसे उनका जीवन बिखर जाता है किसी भी कारण से, हस्बैंड की मृत्यु हो गई, डाइवोर्स हो गया या और कोई भी, तो उन लोगों के जीवन में दूसरी बार खुशियां हम कैसे लाएं। तो उसके लिए भी एक ग्रुप बना हुआ है। इसके माध्यम से भी अभी तक लगभग, शायद हो सकता है कि कल का रिजल्ट यदि मिलाएं हम, तो 130 संबंध इसके माध्यम से भी हमने तय किया है। और 130 संबंध कहने का तात्पर्य यह है 260 परिवारों में खुशियां, और जिनके बच्चे हैं यदि हम बच्चों को भी जोड़ें तो 400 बच्चों को माता पिता का साथ मिल जाना।
बहुत खूब। जिनके जीवन में किसी एक की कमी थी, उसका भी साथ फिर से मिल जाना। तो इस प्रकार से मंगल परिणय चालू हुआ। मंगल परिणय के बाद में हमें लगा कि कुछ और एक आध योजनाएं हमारी समाज में चालू हो, तो हमने देखा कि अग्र अलंकरण, अग्र अलंकरण के माध्यम से हमने समाज में, चूंकि अब 18 गोत्री हैं, तो 18 पुरस्कारों की हमने 2013 में स्थापना की। और 2013 में इसकी स्थापना करने के बाद में हमने देखा कि लोगों को कैसे जोड़े। तो हमने अपने समाज के लोगों से कहा, आप अपने माता पिता की स्मृति में एक पुरस्कार की हम आपको नाम देते हैं। जैसे अग्रदीप पुरस्कार है, ये पुरस्कार आपके माता पिता के नाम से जाना जाएगा। इसकी स्थापना में जो खर्च होगा वो आपको प्रतिवर्ष देना होगा। और अग्रदीप पुरस्कार में हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किसी एक महिला को, जो प्रदेश में जिसने बहुत अच्छा काम किया हो, उस महिला को हम पुरस्कार देंगे। और इस प्रकार से 11,000 रुपये नगद उनको पुरस्कार दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, एक उपाधि दी जाती है। और इस प्रकार से जैसे अग्र शिरोमणि की उपाधियां हैं, अग्र विभूषण है, अग्र विभूषण है, इस तरीके की उपाधियां हम जैसे राज्य सरकारें देती हैं या केंद्र सरकार देती है, इस प्रकार की प्रक्रिया हमने अग्रवाल समाज में भी चालू की। और लगातार उसके 8 एपिसोड हमारे पूरे हो चुके हैं। 8 वर्ष तक हमने ये पुरस्कार दिया है। और नवम पुरस्कार अग्र अलंकरण हमारा आगामी रायपुर में ही 28 अगस्त को होने जा रहा है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो हर साल जब हम 18 लोगों को चिन्हित करते हैं, तो उन 18 परिवार के लोग हमसे जुड़ते हैं, उनके मित्र हमसे जुड़ते हैं, और उनको लगता है कि समाज में कोई ऐसी संस्था है जो इस तरीके का काम करती है। और ये इसी पीरियड में हमको लगा कि ये तो बस। हमने अपने समाज के लिए काम किया, हम्म, अब हम अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो जनमानस के लिए भी क्या काम करें। तब हमने देखा कि लोग IAS IPS बनने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बहुत तकलीफ में रहते हैं, पैसा नहीं होता उनके पास। तो हमने तुरंत मतलब अपने जो समाज के प्रमुख लोग थे उनसे चर्चा की। चर्चा करने के बाद हमने निर्णय लिया कि हम एक ट्रस्ट की स्थापना करेंगे, और उस ट्रस्ट की स्थापना से हम उन लोगों को ऋण देंगे। इसका नाम रखा हमने श्री अग्रसेन ब्याज मुक्त उच्च शिक्षा ऋण योजना। अच्छा। और जैसा नाम है, इसमें 2 लाख रुपए तक का हम किसी भी समाज का व्यक्ति हो, कोई जातिगत भेदभाव नहीं है इसमें। यदि वो मेरिटोरियस है, हायर एजुकेशन के लिए आगे जाना चाहता है, जैसे LLM है, MBBS है, IEM है, इस तरीके की जितनी भी इंस्टीट्यूशन है, बड़ी इंस्टीट्यूशन है, जिसका एडमिशन हो जाता है और आगे पढ़ने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो वो हमको सिंपल एक आवेदन देता है। हमारे समाज का पूरे छत्तीसगढ़ से कोई भी व्यक्ति जो उसको जानता है, पहचानता है, उसके लिए एक रिकमेंडेशन देता है। तो उसकी उतनी हमारे को जरूरत है, उससे ज़्यादा जरूरत है। इमीडिएट उसको 2 लाख रुपए तक का ऋण हम उसको बहुत खूब। डिसबर्स कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता। और जब वो ऋण उन तक पहुंचता है, वो पढ़ाई उनकी जारी रहती है। और मैं बता दूं कि अभी तक 15 ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों को ये ऋण मिला है, और उन्होंने वो पैसा लौटा भी दिया है। अच्छा। इसमें कुछ 2-4 ऐसे भी लोग रहे जिन्होंने पैसा नहीं लौटाया किसी कारणवश, लेकिन वो एक हम समझते हैं कि यदि वो अनुदान है तो हम उनको अनुदान समझ लें, यदि उनकी कोई तकलीफ है तो उसमें हम कहीं सहभागी बन जाए, लेकिन उनको पढ़ाना और एक अच्छी एजुकेशन तक लेकर के जाना जो हमारा उद्देश्य है, हमारा ये ट्रस्ट बखूबी पूरा कर रहा है। वेरी नाइस। और ये योजना भी हमारी 2000 लगभग 15 से मतलब लगातार जारी है। उच्च शिक्षा ऋण योजना के साथ साथ हमने देखा कि समाज में विभिन्न समाज की बहुत सी गरीब कन्याएं हैं। शासन बहुत सी योजनाएं चलाता है, हजार कन्याओं का वो विवाह कराता है, तो हमारे समाज का उसमें क्या योगदान है। तो हमने अग्रवाल समाज का योगदान भी पिछले वर्ष सुनिश्चित किया। और सुनिश्चित ही नहीं किया, मतलब ऐसे अद्भुत और आध्यात्मिक वातावरण के अंदर में 51 कन्याओं का विवाह रायपुर के होटल एंट्री पॉइंट में, ट्रांसपोर्ट नगर में, जब हमने पिछले शायद 31 मार्च या 1 अप्रैल के आसपास, डेट मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन मार्च के महीने में ही हमने किया। और उससे मतलब जो बाहर के लोग आए थे, सरायपाली की हमारी टीम आई थी, उसने तुरंत वहाँ निर्णय लिया कि वो भी सरायपाली में करेंगे। और 1.5-2 महीने के बाद में उन्होंने वहाँ पे 21 जोड़ों का विवाह किया। लगभग 1-1 लाख रुपए एक जोड़े के विवाह में खर्च हुए। लेकिन वहाँ का जो वातावरण था, मैं कहता हूँ कि मेरे जीवन का यदि मैं किसी को बड़ा मोड़ मानता हूँ, तो वो इतने सालों के बाद वो मोड़ आया है जिसने मेरे मन को एकदम द्रवित कर दिया कि ऐसे आयोजन हमको करते रहना चाहिए। ये इतना शानदार और इतना भव्य आयोजन था। बहुत काफी लोगों की इसमें उपस्थिति रही और किसी से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया गया, पूरा निःशुल्क मतलब ये आयोजन रहा। और लगभग 1-1 विवाह के पीछे समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर सहयोग दिया। बेटियों की जब विदाई हो रही थी तो दोनों तरफ समाज के सैकड़ों लोगों की लाइन लगी हुई थी। और जब 1-1 जोड़ा निकल रहा था बाहर,
तो समाज के लोग उसे लिफाफा दे रहे थे, लिफाफे में किसी ने 11 रखा होगा, किसी ने 100 रखा होगा। मुझे वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो लिफाफा बेटियों के हाथ में जा रहा था, उस वक्त ऐसा लगता था कि वो बेटियां हमारी अपनी बेटियां हैं जिनको पूरा समाज विदा कर रहा है। बहुत और वो सबसे भावुक क्षण था उस पूरे आयोजन का। बेटियों का विवाह हुआ, फिर हम बैलेंस करके चलते हैं। हम दिगर समाज के लिए काम करते हैं तो अपने समाज के लिए भी काम करते हैं। समाज का काम करने के लिए हमको लगा कि हमारे समाज की भी कन्याएं हैं, उन कन्याओं का भी विवाह हमें करना है, लेकिन कैसे करें। लेकिन माता पिता तो अग्रवाल समाज के लोग बड़े खुददार होते हैं, वो किसी से सहायता मांगते नहीं। तो उनके लिए हमने एक छोटी सी योजना बनाई, 2,51,000 रुपए में श्री अग्रसेन कन्या विवाह योजना। उस योजना के माध्यम से वो अपनी बेटी, जैसे अग्रवाल कन्या कोई है तो वो मतलब बढ़िया शानदार एयर कंडीशन होटल के अंदर में, एयर कंडीशन हॉल में, एसी रूम के अंदर में अपनी पूरी बारात को ठहराएं, खूब ठहरे, पूरी व्यवस्था के साथ उनको मात्र 2,51,000 रुपए देना है। और उसकी कन्या का विवाह, रहना, खाना, पीना, टेंट, वो सारी व्यवस्थाएं उसके अंदर में इंक्लूड है, वो पूरी होती है। और उसमें भी छुपी हुई बात यह है जो मैं आज आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों तक बताना चाहता हूं। यदि कोई ऐसा बाप हो, ऐसी कोई माँ हो जिसे अपनी बेटी की शादी इस योजना में करानी हो और उसके पास पैसा नहीं हो, आप 1 रुपए भी देंगे तो उस बेटी की शादी उसी धूमधाम से होगी। बहुत जैसा आप चाहेंगे आपकी बेटी की शादी हो ना, हम उस तरीके से करने के लिए तैयार। ये भी हमारी अग्रवाल समाज की एक बड़ी योजना चल रही है। सांझा चूल्हा जैसे नाम है, चूल्हे में साझेदारी। सांझा मतलब आप लोग जो, बहुत से लोग इस शब्द को शायद नहीं समझते हो, लेकिन मैं बता दूं कि सांझा मतलब साझेदारी का ही एक नाम है। चूल्हे में साझेदारी मतलब ऐसे गरीब परिवार अग्रवाल समाज के जो हैं, जो रायपुर जिले में ये योजना चालू हुई है, और रायपुर के ऐसे परिवार जिनके परिवार में मतलब उनका चूल्हा चलाने में जो उनको तकलीफ होती है, उसके चूल्हे में हम 50% की भागीदारी रखते हैं। यदि वो राशन दुकान से 10,000 रुपये का सामान खरीदते हैं तो उनको मात्र 5,000 रुपये देना है, बाकी का 5,000 रुपये हमारी संस्था देती है। एक कहानी पढ़ रहा था, ग्रुप के अंदर में कहानी आई थी कि फॉरेन में फलानी जगह उस बेटी को इस तरीके से सहायता मिली, उस परिवार को इस तरीके। वो कहानी ने मुझे मतलब प्रेरणा दी, और उस कहानी को मेरे साथ साथ कई लोगों ने पढ़ा। तो मैंने लिखा उस ग्रुप के अंदर में, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, क्यों ना हम एक ऐसी योजना साझा चूल्हा के रूप में चालू करें, और जिसमें ये योजना का स्वरूप इस प्रकार का होगा कि हम उसके चूल्हे में 50% की भागीदारी रखेंगे, और जो हितग्राही है उसके नाम का कहीं उल्लेख नहीं आएगा, उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। तत्काल मेरे 10-15 मित्रों ने मुझे मतलब जो है कहा कि हम मतलब इस साझेदारी में सम्मिलित होना चाहते हैं, और उन्होंने प्रति माह 11,000 रुपये 15 मित्रों ने देना तय हुआ। तत्काल मतलब मुश्किल से 3-4 घंटे में 16-17 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, और ये योजना हमारी चालू। बहुत खूब, बहुत खूब। अभी सर जो ये रिसेंटली अभी आपने ABCD करके एक लॉन्च किया है, जो लेटेस्ट है मेरे ख्याल से आपका, उसमें क्या वर्किंग है? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सामाजिक क्षेत्र में तो काम करना ही, अब व्यावसायिक क्षेत्र में भी काम करना है। मैंने देखा कि मतलब हमारे समाज के बहुत से ऐसे लोग हैं, उनको एक उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग कर सकें, जहाँ पर अपने अग्रवाल भाइयों को वो एक बेहतर डिस्काउंट दे सकें। तो हमने ABCD का फुल फॉर्म है अग्रवाल बिजनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। ललित अग्रवाल जी एक हमारे इसके फाउंडर चेयरमैन हैं इस योजना के, जो मेरे साथ हैं। हमने एक विंग हमारी छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल संगठन की ABCD के रूप में लॉन्च की, उसके चेयरमैन बनाए हमने श्री ललित अग्रवाल जी को, सह संयोजक या वाइस चेयरमैन कह लीजिए हजारीलाल मित्तल जी को बनाया। इन दोनों ने मतलब इस योजना को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। इस योजना के माध्यम से जो अग्रवाल समाज के व्यवसायी हैं, अपने समाज के, अपने कम्युनिटी के लोगों को एक बेहतर डिस्काउंट ऑफर करते हैं। कम्युनिटी के लोग भी उन प्रोडक्ट्स के ऊपर में अपनी रुचि दिखाते हैं। तो ये एक हमारा ऐसा सामाजिक प्लेटफॉर्म है जो एक दूसरे के हितों का ध्यान रखता है। यहाँ पे सेलर्स भी हैं, यहाँ पे बायर्स भी हैं, और यहाँ पे मार्केटिंग भी है। और हमारी जो टीम है, जो हमारे साथ एसोसिएट होते हैं, जो ABCD को डिस्काउंट देते हैं, हम उन लोगों को सीधा का सीधा सारा डिस्काउंट हमारे समाज के बंधुओं को, जो हमारे ABCD के मेंबर हैं, उनको हम दे देते हैं। और पूरा समुदाय, पूरा अग्रवाल समाज हमारा ABCD का सदस्य है। ABCD के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, कोई एंट्री फीस नहीं है, और वो उसको सारे डिस्काउंट, सारे ऑफर्स मतलब इस ABCD के माध्यम से मिल जाते हैं। तो
एक अग्रवाल समुदाय के बीच ऐसा एक प्लेटफॉर्म नहीं था, उस प्लेटफॉर्म की भी कमी इस ABCD के माध्यम से बहुत पूरी हो पाई है। बहुत अभी जो मुझे दिख रहा है कि वो लीडरशिप स्किल्स से जहां आपने एक इलेक्शन को मना किया, तो टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो ये ना ही लोकसभा है, ये ना ही ये राज्यसभा है, ये एक ऐसी सभा है जो पुराने जमाने में जैसे पंचायत बैठा करती थी, वैसे ही आज के डेट में ये समाज को लेके एक ऐसी सभा है जो इनके ग्रोथ पे वर्क कर रही है, जो इसको बढ़ाने पे लगी हुई है हर डायरेक्शन पे। भले वो शादी हो, भले वो मेडिकल हो, भले वो फाइनेंस हो, भले वो मार्केटिंग हो, आप हर चीज में उनका साथ दे रहे हैं। जी। बहुत खूब कर रहे हैं। जैसे आपने एक पंचायत की बात की, तो मैं पंचायत के बारे में एक और उल्लेख करना चाहता हूँ। एक और योजना हमारी चल रही है, क्योंकि योजनाएं बहुत चल रही है, चूंकि आपके और हमारे बीच समय बातचीत का कम है, मैं बहुत सारी योजनाओं को बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन पंचायत की बात की तो अग्रवाल समाज की एक अग्र महापंचायत भी बनी हुई है। अच्छा, ये जैसे आपने कहा अनुभव, हमारे वरिष्ठ लोगों के पास अनुभव बहुत है, बिल्कुल है। वो समझते हैं कि विवाद कहाँ जन्म लेता है और विवाद का निराकरण कैसे किया जाए। ये समझ हमारे अंदर में नहीं आ सकती, हमारे यूथ में नहीं आ सकती, लेकिन जो हमारे अनुभवी जो लोग हैं, जिन्होंने अपने अनुभव को समेटा हुआ है, उनका योगदान कैसे समाज को मिले, उसके लिए हमने अग्र महापंचायत का निर्माण किया। समाज के वरिष्ठ लोग हैं, जब भी समाज के दो लोगों के बीच में यदि किसी प्रकार का विवाद होता है, चाहे लड़की लड़की के बाद वैवाहिक संबंधों को लेकर के हो, उनके बीच विवाह को रिस्टोर करने की बारी हो, उनके किसी भी टाइप का डिस्प्यूट विच्छेद करने की बारी हो, तो उन सब चीज़ों के बीच में समाज के वो वरिष्ठ जन बैठते हैं। बैठ करके हमारे पूरे प्रदेश के अंदर में ऐसी टीम है, और उस टीम के माध्यम से हम मतलब उनके द्विपक्षीय मामलों का निराकरण करते हैं। बहुत से ऐसे मामले हैं जो कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, और वहाँ निराकरण करने में उनको बहुत लंबा समय लगता, लेकिन जैसे ही वो समाज के पास आए, मिनटों में उनका निराकरण भी हुआ और दोनों पक्ष खुश हैं। बहुत खूब। इस महापंचायत का उद्देश्य मैं अपने आज श्रोताओं को और व्यूअर्स को यही बताना चाहता हूँ, ये उद्देश्य सिर्फ इतना है कि न्याय नहीं देते हम, इसके माध्यम से हम समझौता कराते हैं। ये बात बेसिक चीज को जरूर समझना चाहिए, क्योंकि न्याय देने की प्रक्रिया में हमेशा एक पक्ष खुश होगा, दूसरा पक्ष निराश होगा, फिर वो अपील में जाएगा। लेकिन जब हम दोनों पक्षों की सहमति से समझौता करा देते हैं, बीच का एक रास्ता निकाल करके दोनों को मिला देते हैं, तो फिर वो कोई अपील में नहीं जाता और उसका वो अनुसरण करते हैं, पालन करते हैं। आज जो न्यायालयों पर बोझ बढ़ता जा रहा है, यदि हर समाज इस प्रक्रिया को अपना ले तो न्यायालयों का बोझ काफी हद तक कम किया जा सकेगा। बहुत खूब कह रहे हैं सर आप। सर, अभी अगर आपको एक मौका मिले जहाँ पे आपको एक ऐसी चीज बदलनी हो आज की युवा पीढ़ी के बीच में, जहाँ पे इतनी सारी चीजें ऊपर नीचे चल रही है, जहाँ पे आधे से ज्यादा लोगों को इन चीजों के बारे में नहीं पता, या वो इस डायरेक्शन में सोच भी नहीं रहे, तो उनके लिए क्या एक ऐसी चीज को आप सबसे पहले बदलना चाहेंगे? प्रश्न तो कठिन है, लेकिन फिर भी मैं जो मेरे विचार है वो व्यक्त करूंगा कि युवा पीढ़ी को कभी भी लांग कर किसी को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कि यदि किसी ने आपको डायरेक्शन दिया, किसी ने आपको आगे बढ़ाया और आप उसको उलांग कर, उसको इग्नोर करके आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ये किसी भी हद तक गलत, मतलब ये कहीं अच्छा नहीं है। आप उनका सम्मान करते हुए सबकी इच्छा से, जो मैंने एक निर्णय लिया है कि मैं किसी भी सामाजिक संस्थाओं में चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण मेरा ये प्रण। मैंने एक चुनाव लड़ा था 1994 में। उस चुनाव में मुझे जो पीड़ा हुई, मुझे मतलब मेरे अपने लोगों ने, जब मैंने उनके धोखे के शिकार हुआ, तो मेरे मन में बड़ी पीड़ा हुई, और मुझे लगा कि ऐसी क्या बात थी जो मुझ में नहीं थी, जिसकी वजह से मैं चुनाव हारा मैं 4 वोट से, लेकिन वो जो 4 वोट थे उसने मेरी जिंदगी बदली। मैंने वहां पे ये निर्णय किया कि मेरे अपने साथियों ने, यदि मान लो मेरा उस 4 वोट के लिए या कहीं दूसरी जगह बड़ा पद मिला और उसी जगह वो चले गए, तो मैं, यदि मेरी काबिलियत है, यदि मेरे अंदर में क्षमता है, तो लोग मुझे चुनेंगे, मुझे जवाबदारी देंगे। चुनना मतलब मैं जवाबदारी समझता हूँ किसी भी पद को। और अभी जैसे मैं छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल संगठन का मैं मान लिया जाए प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ, ऑल इंडिया के अंदर में राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ अग्रवाल समाज का, तो मैं इसे अपना पद नहीं मानता, इसे मैं अपनी जवाबदारी मानता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अपनी जवाबदारी, अपने कार्यकाल को बखूबी पूरा करूँ। और साथ ही एक संदेश और देना चाहता हूँ कि सामाजिक क्षेत्र में हर व्यक्ति की भूमिका रंगमंच के उस कलाकार की तरह होती है, जहाँ उसको अपना रोल अदा करके हट जाना होता है।
यदि रंगमंच का कलाकार ज़्यादा देर तक स्टेज पर रहेगा तो उसके ऊपर लोग अंडे फेंकेंगे, जूते चप्पल फेंकेंगे, या मान लिया जाए उस पर फप्तियाँ कसेंगे। इसलिए आप अपना बेहतर रोल अदा करिए और तुरंत उस रंगमंच से हट जाइए। बहुत खूब सीख थी ये सुन के सबसे पहले ना मैं सारी जगह पे पीछे चला गया जहाँ पे मैं ज़रूरत से ज़्यादा रहा और सारी चीज़ें खराब हुई। आपने जो ये लाइन बोली ना ये बहुत ज़ोर से क्लिक की मुझे कि क्या है। अच्छा, मैं आखिरी में ये पूछना चाहूँगा सर कि अब आपका विजन क्या है सारी चीज़ों को लेके? आने वाले टाइम पे क्या योजना लाइन में चल रही है या प्लान में चल रही है जिस पे आप वर्क कर रहे हैं या करने का प्लान है आपका? एक बड़ी योजना हाथ में ली हुई है। रायपुर में अग्रसेन जी के नाम पर एक स्कूल, बड़ी स्कूल जो गरीब बच्चों के लिए भी हो, अमीर बच्चों के लिए भी हो, लड़कियों को भी एक ऐसी शिक्षा मिले जहाँ पर वो आने वाले समय के अंदर में अपनी चुनौतियों का मुकाबला कर सके। चाहे चुनौतियाँ मानसिक तौर पे हों, शारीरिक तौर पर हों, या मान लिया जाए बाहरी आक्रमण की तरफ से हों, उन सब चुनौतियों का भी वो मुकाबला कर सकें। शस्त्र और शिक्षा दोनों मतलब वहाँ पर उपलब्ध होगी, दोनों की शिक्षाएं वहाँ पर उपलब्ध होगी। ऐसी एक स्कूल का निर्माण मतलब मुझे एक चैलेंज के रूप में ले रहा हूँ, और एक चैलेंज अभी मैं धीरे धीरे पूरा कर रहा हूँ। वो है लगभग 155 वर्ष पुराना श्री बांके बिहारी जी का मंदिर सदर बाजार में। आपको बताते हुए बड़ी मुझे खुशी होती है कि ये एक ऐसा मंदिर है जिसकी स्थापना श्री बैजू अग्रवाल जी ने की थी 155-56 साल पहले। इकलौता मंदिर बांके बिहारी जी का, जहां स्वयं पृथ्वीराज जी कपूर ने दंडवत होकर के भगवान बांके बिहारी जी के दर्शन किए थे। श्याम टाकीज में उनके किसी फिल्म का प्रमोशन था, 1974 के आसपास की बात है। तो वो रायपुर जब आए थे तो इस बांके बिहारी जी के मंदिर में भी वो आए थे, और बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का वो गढ़ भी रहा। और नयापारा पेठा लाइन स्थित ये मंदिर है। ये मंदिर बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गया था। इसकी संपत्ति पर बहुत से लोगों ने कब्जा कर लिया था। कोई 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के किराए पर बैठे हुए हैं। आज भी मतलब वो लोग मंदिर की संपत्ति को अपना अधिकार समझते हैं। कोई बात नहीं, मैं सबसे पहले मेरा ध्येय था कि कैसे भी करके बांके बिहारी जी का मंदिर फिर से पुनर्निर्माण किया जाए, और वो पुनर्निर्माण पूरा हो चुका है, फिनिशिंग का दौर है। आगामी 2-3 महीने में हम उसकी प्राण प्रतिष्ठा भगवान की करके और पुराने वैभव के साथ उस मंदिर को फिर से हम प्रतिष्ठित रूप में मतलब जनता के सामने लेकर आएंगे। ये चैलेंज पूरा होने के बाद मैं स्कूल के प्रोजेक्ट में लगूंगा। और स्कूल के प्रोजेक्ट के साथ साथ एक बड़ी चीज़ मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि ये चीज़ सही हो गलत हो, लेकिन एक ऐसी युवा पीढ़ी को एक ऐसी प्रेरणा देना चाहता हूँ कि वो इस प्रकार से संगठित हो कि उनके बहन बेटियों पर यदि किसी प्रकार का कोई भी अटैक हो, किसी भी प्रकार की उनको विपत्ति आ जाए, तो आपके तत्काल 50-100 साथियों के फौज वहां पर उनको प्रोटेक्शन देने के लिए पहुंच जाए। वहां पर जाके आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, लेकिन आप 50 लोग यदि वहां पर पहुंच जाएंगे तो उस व्यक्ति का, उस माता का, उस बहन का बहुत बड़ा मनोबल बढ़ जाएगा। और वातावरण ऐसा नहीं है कि खाली हम पुलिस के भरोसे बैठे रह सकें। इसलिए युवा साथी, आप अपनी टीम ऐसी तैयार करिए जिस टीम के माध्यम से आप अपने माता बहन की रक्षा कर सकें, आप पे आई हुई विपत्ति की रक्षा कर सकें और प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप। इस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। मैं आज ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये पॉडकास्ट से मैं तो बहुत कुछ सीखा, और हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने बहुत कुछ जानकारी हासिल की है कि आज के डेट पे कितनी योजनाएं हैं जो उनके लिए चल रही है। एट द सेम टाइम कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सोसाइटी को वापस चीज़ें देना ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ लेते रहेंगे तो नहीं चलेगा, आपको देना पड़ेगा, तब जाके वो बैलेंस बनेगा और सारी चीज़ें चलते रहेंगे। बहुत कुछ सर, थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट चैनल में आने के लिए और सारी चीज़ों को इतने डिटेल में, इतने विस्तार में बताने के लिए, एंड बहुत सारे अपने इंसाइटफुल चीज़ें बताने के लिए, ताकि हम उससे कुछ सीख सके। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ और मुझे याद आई जो आपको बताना चाहूँगा। एक ध्येय वाक्य है हमारा, बुजुर्ग खुश होंगे तो राष्ट्र महकेगा। तो यदि बुजुर्ग खुश होंगे तो कैसे खुश होंगे? इन बुजुर्गों ने अपने बच्चों के लिए सब कुछ दिया। जब बच्चा पैदा होता है तो इसके लिए प्ले स्कूल खोजे, खिलौने लेकर के आए और उनकी खुशियों पे वो सहभागी बने। कहते हैं कि 60 साल के बाद बुजुर्ग भी जो है बच्चे की तरह मतलब व्यवहार करने लगता है, उसकी भी मतलब बाल्यकाल अवस्था चालू हो जाती है। तो हमने उनके लिए क्या किया, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक चौपाल, एक हमारा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हमने चालू किया। पिछले लगभग 12-15 सालों से ये चौपाल हमारा
पहले मैंने जैसे बताया कि मैं मारवाड़ी मंच में मैं काम करता था, तो हमारे रायपुर सेंट्रल मारवाड़ी मंच ने इसको मित्तल भवन में हर महीना चालू किया। इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल के अभी सदस्य हैं श्री मधुसूदन सामड़िया जी, हैदराबाद में पोस्टिंग है, बहुत बड़ी पोस्ट है। वो इसके संयोजक रहे। मेरे मतलब विचारों को उन्होंने आगे बढ़ाया और आगे बढ़ा करके मित्तल भवन में लगातार हर महीने वो इस चौपाल को लगाते थे। चौपाल का मॉड्यूल ऐसा है कि इस मॉड्यूल में सारे बुजुर्ग इकट्ठे होते हैं, उनके लिए कैरम बोर्ड, चौसर और इस तरीके की हम बिछात लगा देते हैं, टेबलें लगा देते हैं, उनके लिए जलपान की व्यवस्था कर देते हैं। तो वो अपने हम उम्र साथियों के साथ मिलकर के ऐसा उनकी एक नई ऊर्जा पैदा होती है उनके अंदर में, एक जीने की नई ललक पैदा होती है उनमें, और वो उस चौपाल के माध्यम से एंजॉय करते हैं। अभी 3 तारीख को ही हम इन ऐसे बुजुर्गों की एक चौपाल कोकोनट रिसोर्ट्स हैं यहाँ से करीब 23 किलोमीटर दूर, वहाँ लगाने जा रहे हैं। महिलाओं की चौपाल मेरे अपने निवास में मतलब बराबर मेरी श्रीमती जी बहुत काम करती हैं इस मामले में। मैंने कहा ना कि जैसे पत्नी की प्रेरणा मिलती है, हर अच्छे कामों में सपोर्ट मिलता है, तो मेरी धर्मपत्नी ने चौपाल का एक कॉन्सेप्ट महिलाओं के लिए मतलब वो लगातार लिया हुआ है। 100-150 महिलाएं हर महीने एंजॉय करती हैं, किसी न किसी रूप में मिलती हैं, और इस तरीके से बुजुर्गों के चेहरे पे जो मुस्कुराहट आती है, ये समझ लीजिए आपने अपने भगवान को प्रसन्न कर लिया है। ये उस तरीके से मैं मानता हूँ। और यदि माता पिता कहते हैं कि अपने जीवित देवी देवता हैं, तो माता पिता आपके घर में हंसी खुशी, मतलब उनके घर में आप, बल्कि मैं आपके घर में नहीं, उनके घर में आप अच्छे हंसी खुशी निवास करें। और जिस दिन माता पिता ने ये कह दिया कि बेटा मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं जाऊंगा, तो ये समझ लीजिए आपका भगवान आपसे रूठ गया है। इसलिए सदैव अपने अपने माता पिता को खुश रखें और उनकी भरपूर सेवा करें, जितना हो सकता है उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आए। मेरे बाबूजी अभी 89 वर्ष के हैं, लेकिन आज भी वो मेरे से ज़्यादा तंदुरुस्त है, मेरे से ज़्यादा फिट है, मेरे से ज़्यादा सेवा का काम करते हैं, और उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। वो प्रतिदिन अपने मित्रों के साथ चौपाल लगाते हैं। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम को उनकी चौपाल लगती है, और मुझे लगता है कि उनकी तंदुरुस्ती का राज भी इसी चौपाल में छुपा हुआ है। तो सभी अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने कॉलोनियों में इस चौपाल का प्रायोजन जरूर करें। देखिएगा आपके बुजुर्गों के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आएगी, आपके परिवार में भी वो खुशियां लौट आएंगी। बहुत खूब सर, बहुत खूब। इस टाइप की अनटोल्ड स्टोरी सर सुनने में बड़ा मजा आता है, और समझ आता है कि वो अनुभव जो आप जी रहे हैं कहीं ना कहीं उससे हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिल रही है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग आवर पॉडकास्ट चैनल। बहुत सारा मजा आया सुन के, एंड बहुत कुछ सीखने को जरूर मिला। और प्रखर जी, आपसे बात करके ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं आज आपसे पहली बार मुलाकात कर रहा हूँ। ऐसा लगा कि मैंने अपने छोटे भाई से मुलाकात की है। बहुत अच्छा लगा आपसे भी मुलाकात करके। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं रायपुर पॉडकास्ट को, और बहुत सुंदर ये आयोजन रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो इस टाइप की अनटोल्ड स्टोरी के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।